खम्मा गणिसा एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर मैं विनोद सिंह राजपूत आपरो तय दिलનું हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। आपने राजस्थान शू एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल ने मैं लेर हाजिर हूँ आपरे सामने एक अच्छी क्लास जीरे माए आपा पर डाला अफवाह तंत्र। अगर आपको राजस्थानी समझ आती है तो उसमें समझा दूंगा और अगर आपको हिंदी अंग्रेजी समझ आती है तो उसमें समझा दूंगा। जैसी आपकी मर्जी है वैसा मैं समझा सकता। तो आप कमेंट करके बताना किस तरह से समझना चाहते हो। तो आज हम बात करेंगे अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो जो कि भारत की अगर अपवा तंत्र देखे जिसमें नदियां महत्वपूर्ण एक योगदान है। जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है हिमालय अपवा तंत्र है, प्रायद्वीप अपवा तंत्र है। तो उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है और आप इसके नोट्स बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हो और जहाँ चाहे वहाँ आप इसको हर एग्जाम में क्योंकि ये पूछे जाते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये उत्कर्ष की तरफ से है जो कि मैंने कोई इसमें तोड़ मरोड़ नहीं की है। ऑफिशियल उत्कर्ष क्लास है जो कि एक इंडिया का सबसे फेमस कोचिंग सेंटर है, राजस्थान जोधपुर में स्थित है। तो वहाँ से ये मैंने पीडीएफ परचेज की है और वो मैं आपके सामने खोल कर रखने वाला हूँ। तो करते हैं अफवाह तंत्र को शुरू। ये अफवाह तंत्र है इंडिया का, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको नोट्स तैयार करने हैं बिल्कुल। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट दिया हुआ है कि जल के एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं, राइट। यानी जल एक निश्चित धारा में बहता है तो उसे अपवाह कहते हैं। तो आपको ये भी इसका भी आपको जो परिभाषा है वो ध्यान रखनी है। तथा धाराओं के इस जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अब काफी सारी जो धाराएं हैं अलग अलग तरह से अलग अलग दिशाओं में बहती हैं तो इसे अपवाह तंत्र कहते हैं, राइट। जबकि अपवाह किसे कहते हैं? धारा के इस निश्चित प्रवाह को। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी एक पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में दिया है कि भारतीय नदियों का 77% जल बंगाल की खाड़ी में और 23% जल अरब सागर में गिरता है। ये पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कितने भारत की कितने प्रतिशत नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो 77%। तो ये भी याद रख लेना है। अब हम पढ़ेंगे कि अपवाह तंत्र कितने प्रकार के हैं, भारत में कहाँ कहाँ से निकलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि हिमालय अपवाह तंत्र ये पहला पॉइंट है और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दो भारत में एक प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र है। हिमालय अपवाह तंत्र काफी बड़ा अपवाह तंत्र है और इसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीन प्रमुख रूप से नदियां हैं और नदी तंत्र है वो हम इसमें पढ़ेंगे आगे डिटेल से। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पढ़ेंगे, अरब सागर पढ़ेंगे, नर्मदा, तापी और माही साबरमती पढ़ेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है कि सिंधु नदी तंत्र जो कि एक हिमालय अपवाह तंत्र का भाग है। इसमें एक सिंधु नदी प्रमुख रूप से नदी है जो कि सिंधु नदी प्लस पंचनद जिसे कहते हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां मिलकर एक सिंधु नदी का पूरा एक अपवाह तंत्र बनाती हैं। सिंधु नदी तंत्र आपके सामने है, ये पूरा आप डिटेल में देख सकते हो। इसमें ये सिंधु नदी शायद आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी और यहाँ ये झेलम नदी है, यहाँ चिनाब है, रावी है, सतलज है, ठीक है। ये यहाँ से 4 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और ये पहले सिंधु नदी है वो श्योक नदी यहाँ इसमें मिलती है। बाकी ये इसका जो उद्गम स्थल है वो भी यहाँ दिखाया गया है, सिपकीला दर्रा। मतलब ये आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें आप डिटेल से देख लेना जूम करके। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन और मनी, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बात करें सिंधु नदी जो कि 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। और सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। तो यह भी आपको पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है।
तो कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में है, वहाँ मानसरोवर झील से ये निकलती है। अगला पॉइंट दिया है कि उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई सिंधु नदी दमचोक में जास्कर दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये यहाँ से आपको शायद दिखाया गया है कि यहाँ ये भारत में प्रवेश करती है। ये दमचोक दर्रा है, आपको यहाँ याद रख लेना है। बाकी यहाँ से इसका उद्गम है, ये देखो, ठीक है। अगला बात दिया हुआ है कि सिंधु नदी बूंजी में विश्व के सबसे गहरे गार्ज या महाखंड का निर्माण करती है, ये भी आपको याद रखना है। और अंततः सिंधु नदी कराची के समीप अरब सागर में डेल्टा बनाती है। यहाँ से ये होती हुई यहाँ आपको पता ही है फिर अरब सागर आ जाता है और अरब सागर में एक डेल्टा बनाती है। यह है सिंधु नदी के पूरी बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों की। तो सहायक नदियों में पहला नाम है झेलम नदी का, जो कि 720 किलोमीटर लंबी है। लंबाई भी पूछी जा सकती है, याद रख लेना। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेषनाग किस नदी का एक उद्गम स्थल है। और कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि शेषनाग एक स्थान है या झील है जो कि कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर की काफी एक चर्चित झील है, ठीक है, शेषनाग झील। अगली बात करें तो झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती है। और वुलर झील आपको पता ही है भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसे गोखर झील भी कहते हैं। और यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, वहां पर स्थित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रख लेना है। अगला दिया हुआ है कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये तो मतलब मोस्ट है ही, आपको पता ही है। श्रीनगर को अशोक ने बसाया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। शायद आप इसमें नई नई बातें सुन रहे होंगे, तो काफी इम्पोर्टेंट बातें हैं और आपको इसको नोट्स भी करना है। तो झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो श्रीनगर शहर है, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी। झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। लो, एक पर एक पॉइंट, मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उरी और तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी पर ही बनी है। दो परियोजना है, उरी और तुलबुल। ये दोनों परियोजनाएं आपके झेलम नदी पर ही बनी हुई है। अगली बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, ठीक है। और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियों के मिलने से बनती है, ये भी याद रख लेना है। और बगलिहार में दुलहस्ती दोनों परियोजना है वो चिनाब नदी पर है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। रावी नदी तीसरी नदी है, रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है, काफी इंपॉर्टेंट है रोहतांग दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में है। थिन बांध रावी नदी पर बना हुआ एक इंपॉर्टेंट बांध है, एसएससी के लिए फेवरेट है। व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है, इस कारण इसे व्यास नदी कहते हैं। और पंजाब में सतलुज नदी में विलय हो जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि ये सतलज नदी में विलय होती है। और फिर सतलज है वो सिंधु की सहायक नदी है। सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी कैलाश पर्वत पर स्थित राक्षस झील से निकलती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सतलुज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो सिपकिला सतलुज ये कुछ मतलब मिलता जुलता है, तो आप याद ऐसा रख सकते हो। सतलुज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकलती है, जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ एक काफी अच्छा बांध है, जो राजस्थान की एक इंदिरा गांधी है वो राजस्थान की एक जीवन रेखा भी कह सकते हैं, मरुस्थली जो रेगिस्तान की जीवन रेखा। तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हरिके बैराज नामक बांध से निकलती है। ये कहाँ है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पूरी एक योजना बनाई हुई है, जिसे भाखड़ा नागल परियोजना कहते हैं, ठीक है। भाखड़ा बांध कहाँ है, तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध कहाँ है, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। नांगल बांध कहाँ है, सतलुज नदी पंजाब पर है। नागल बांध हरिके बैराज ये भाखड़ा के ही पूरे एक हम कह सकते हैं पार्ट्स है। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो मतलब आपको यहाँ
पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उनमें पूछे हुए मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, नोट्स करना है। अगला है गंगा नदी तंत्र। तो हमने सिंधु नदी अक्वा तंत्र पढ़ लिया, अब गंगा नदी का तंत्र पढ़ते हैं। तो गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अगर कोई भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र पूछे तो वो है गंगा नदी तंत्र। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह नेपाल दिया हुआ है, यहाँ से काफी सारी नदियां निकलती है, जैसे काली, कर्णाली, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सारी आकर आपके गंगा नदी में मिलती है, और जहाँ मिलती है वो एक विशेष स्थान या नाम से जाना जाता है, जैसे कि हरिद्वार है, कन्नौज है, फिर प्रयागराज है, गाजीपुर है, छपरा है, पटना है, सोनपुर, कुर्सेला या फरक्का बैराज बांध। ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स बन जाता है। बाकी यहाँ देवप्रयाग, ये यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से, यमुना का उद्गम होता है, और गंगोत्री से गंगा का। फिर संतोष पहाड़ियाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप पीडीएफ में देख सकते हो। और 3 नदियां यमुना में मिलने वाले इधर से हैं, जो कि चंबल है मध्य प्रदेश से, बेतवा और केन, ये तीनों ही मध्य प्रदेश की एक नदियां हैं, जो कि गंगा नदी यमुना नदी में मिलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से एक सोन नदी निकलती है, जो कि गंगा में मिलती है। हुगली है, पद्मा है। पद्मा तो उसके बाद में जब ये नदी जो आपके निकलती है बंगाल से, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की लंबाई पूछे तो आपको 2510 किलोमीटर, ये एक आपको पॉइंट याद रख लेना है। भारत की सबसे लंबी नदी है ये। और गंगा नदी भागीरथी के रूप में गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है, ये भी याद रख लेना। देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा नदी अलग होकर और ये गंगा नदी कहलाती है। प्रयागराज, जहाँ जिसे वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है, में गंगा नदी के में यमुना जो नदी है उसका संगम होता है। और फरक्का, जो कि पश्चिम बंगाल में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं नदी है। उसके बाद गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है, भागीरथी और हुगली। फरक्का एक पश्चिम बंगाल की परियोजना है, ये याद रख लेना। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है। और गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, ये पश्चिम बंगाल में बनाती है। सुंदरवन डेल्टा के दक्षिण में भारत बांग्लादेश में विवाद का कारण न्यू मूर द्वीप है। ये एक इम्पोर्टेंट द्वीप है, न्यू मूर द्वीप पूछा जा सकता है। और गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है, जहाँ पहला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती है। तो यह भी पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, यह आपको पता करना है। गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा डॉल्फिन, जो गंगा नदी में ही पाई जाती है, वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों की बात करें तो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये उत्तराखंड के 2 शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे हैं। कानपुर, प्रयागराज, बनारस, ये सब उत्तर प्रदेश के शहर हैं और ये भी गंगा नदी के किनारे हैं। बक्सर, पटना, भागलपुर, ये बिहार के शहर हैं जो कि पटना नदी के किनारे हैं। फरक्का, मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के शहर हैं। फरक्का एक शहर है और फरक्का एक परियोजना भी है, जो कि गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। गंगा की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं अब। उसमें पहला पॉइंट है यमुना नदी। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसमें मैंने बताया कि मध्य प्रदेश से 3 नदियां आकर मिलती हैं। और इसके किनारे आपके यमुना नदी के किनारे है आपके कौन सा शहर है वो आपको बताना है। उद्गम देखें तो यमुनोत्री हिमनद से उत्तराखंड से होता है। हरियाणा में यमुना नदी हथिनीकुंड बैराज पर स्थित है। मतलब हथिनीकुंड जो बैराज है वो एक यमुना नदी पर बना हुआ है। हरियाणा में एक प्रसिद्ध बैराज बांध है। ये आपको इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एसएससी के लिए एक मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, राइट। और रोहेलखंड 2 आप गंगा और यमुना के बीच स्थित है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान होते हुए ये यमुना में मिलती है। नंबर 2 पर है घाघरा नदी, जो कि एक गंगा नदी की सहायक नदी है। यह नदी कैलाश पर्वत के समीप मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदी काली नदी है, जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। और
काला पानी विवाद, काला पानी विवाद कहाँ पर है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, भी इसी नदी पर है। हाँ, ये किस नदी पर है, तो ये है घाघरा नदी पर। और किस राज्य में, ये आपको बताना है। कोसी नदी, बिहार का सोहो कही जाने वाली कोसी नदी नेपाल में इसे सप्तधारा नदी भी कहते हैं, और इसका उद्गम आपको पता कर लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें, जो कि काफी इंपोर्टेंट तंत्र हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में लंबाई इसकी 916 किलोमीटर ही है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से नाम है, मैंने पूरे क्रम से बताया है, आपको बताता हूँ। जैसे कि तिब्बत में इसे सांगपो नदी, चीन में इसे यारलंग सांगपो, अरुणाचल में इसे दिहांग नदी, असम में इसे ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र हमारे असम में कहा जाता है, तो हम भारत वाले भी इसे ब्रह्मपुत्र ही नाम से ही पुकारते हैं। बाकी बांग्लादेश में जमुना। और आपके सामने ये पूरे 5 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि इसके नाम के बारे में है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरुआ से यू टर्न लेकर यांगिएब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यांगिएब दर्रा, जो कि एक अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, यांगिएब दर्रा, वहां से ये यू टर्न लेती है, राइट, मतलब ऐसे पहले आती है। जैसे कि ये आपको मैं बताता हूँ, इंडिया 1 मिनट कुछ इस तरह से मान लेते हैं। और बाकी यहाँ से ये आती आती हुई यहाँ से यू टर्न लेती है और ऐसे आती है, राइट, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कुछ इस तरह से यू टर्न लेती है। और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया से दूबरी तक नौकामय नदी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय जल मार्ग 2 का दर्जा दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में मांजुली द्वीप, जो कि एक विश्व का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता। ये याद रख लेना, कई बार एसएससी ने पूछा है कि तिस्ता किस नदी की सहायक नदी है, जो कि सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ आज पढ़ रहे हो ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं। काफी लंबी खींचने